नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच धर्मशाला में चल रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग महिला हॉकी टूर्नामेंट में स्पेन ने भारत को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया है। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने फाइनल मैच में इंग्लैंड के नूरी को हराकर चौथी बार मैक्सिको ओपन का खिताब अपने नाम किया। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में अब से कुछ देर बाद मोहन बागान का सामना बेंगलुरु FC से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। इस समय भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है। और जिस तरह की श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और जिस तरह की इस समय स्थितियां बन रही हैं, काफी इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है। 4 ओवर का मैच समाप्त हो चुका है। 3 विकेट पर 11 रन हैं और बहुत जल्दी श्रीलंका के विकेट्स गिरे हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे पथुम निसंका जो है, उन्होंने 1 रन पे उनका विकेट गिरा। इसके अलावा धनुष्का गुनातिलका वो 0 रन पर आउट हो गए। और चरित असलंका की बात करें तो वो 4 रन बनाए हैं उन्होंने। और जनित लियानगी जो है वो 2 रन बनाकर नाबाद हैं। तो इस तरह से एक अर्ली 3 जो विकेट गिरे हैं श्रीलंका के, किस तरह की शुरुआत देखते हैं आप मनोज? बहुत खराब शुरुआत। और आप देखिए कि टॉस जीता आपने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, बड़ा स्कोर करना आपका लक्ष्य था, जाहिर सी बात है। लेकिन बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं गुणतिलका, वो मोहम्मद सिराज को जो इस बार परिवर्तन के तौर पर लाया गया है, टीम में शामिल किया गया है, वो बहुत कारगर रहा। शॉर्ट गेंद पर पुल करने चले गए थे, स्ट्रोक के लिए जगह नहीं बना पाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये विकेट खोया। और अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद ऑफ स्टंप ले उड़ी उनका। और निशांका, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी, 53 गेंदों पर 75 रन बनाए थे, और वो आवेश खान के शिकार हुए। और उनकी एक लेंथ बॉल जो कोण लेती हुई थी, स्लॉक स्वीप करने गए, मिड ऑफ पर लपक लिए गए। तो इस तरह से बहुत खराब शुरुआत। और वहीं भारतीय जो परिवर्तन के तौर पर आवेश खान और सिराज जो टीम में शामिल किए गए हैं, दोनों ने भारत की बल्ले बल्ले कर दी। बिल्कुल, और तहलका मचा दिया है इस जोड़ी ने। और अगर हम देखें तो T20 में अगर आप एक मेडन ओवर करते हो, 2 ओवर किया है, 1 मेडन उन्होंने ओवर फेंका है, और साथ में मतलब 0.5 की आप इकोनॉमी देते हो, 2 विकेट लेते हैं। मतलब ये जो कहीं से भी मतलब जिस तरीके का दबाव इस समय भारत ने श्रीलंका पर बनाया हुआ है, 5वां ओवर चल रहा है, मात्र 20 रन बने हैं और 12 रन बने हैं 3 विकेट पर। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि खिलाड़ी जो हैं श्रीलंका के काफी प्रेशर में हैं और शायद ये गलतियां उसी वजह से हो रही हैं। क्योंकि पिछले मैच में ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था पावर प्ले में खराब शुरुआत के बाद, क्योंकि रन गति बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो 190 के करीब तक अपने स्कोर को ले आए और उसके बावजूद वो हारे, तो एक हतोत्साहित होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा भी हतोत्साहित क्या होना कि आप जल्दी 3 विकेट पावर प्ले में ही खो दें, तो उसके बाद फिर जमना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि श्रीलंका ने दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है और भारतीय जो गेंदबाजी है उसको भी बहुत कुछ सोचने के लिए विवश किया है, खासकर ये देखते हुए कि आखिरी 5 ओवर में 80 रन बनाए थे श्रीलंका ने पिछले मुकाबले में। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो आज जो टीम में 4 बदलाव किए गए हैं, किशन, बुमराह, भुवनेश्वर और चहल आज टीम का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह पर आवेश खान, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया है। और ये परिवर्तन भारत के लिए काफी अच्छा रहा। और इसके अलावा आज की जो पिच है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑफ साइड में बाउंड्री छोटी है और लेग साइड में लंबी है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क दिखेगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा घास भी कम है,
सूखी घास है और सूखी जब पिच होती है तो वहां स्पिनर्स के लिए काफी कुछ स्कोप रहता है, लेकिन अभी तो पेसर्स ने हमारा काम कर दिया है, बहुत 3 विकेट चटकाए हैं बहुत जल्दी। अभी स्पिनर्स को आना है तो जैसा कि पिच पे घास है, लेकिन उछाल जो है वो कम रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अभी और भी कुछ नए पिच जो है इस मैच में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, अभी पेसर्स ने अपना काम किया है, अभी तो स्पिनर्स ने अपना काम करना है। चहल की जगह रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, ईशान किशन की जगह पर एक अतिरिक्त गेंदबाज के तौर पर खिलाया गया है कुलदीप यादव को। तो अब ये स्पिनर्स का काम है कि अब स्पिनर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि श्रीलंका ने भी यहां 2 बदलाव किए हैं। एक लेग स्पिनर को उन्होंने शामिल किया, जेफरी वंडरसे को, और जनित लियांगे को आउट किया, जो आज चल नहीं पाए उस तरह से। लेकिन ये 2 बदलाव और इधर भारत की ओर से 4 बदलाव। तो भारत के पास जो गेंदबाजी के ऑप्शन है इस बार 8 ऑप्शन है, 8 विकल्प। जी बिल्कुल, तो बहुत वाइड रेंज है भारत के पास। और अभी जो करंट स्कोर है वो 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेट पर 14 रन श्रीलंका ने बना लिए हैं, और जो करंट रन रेट है 2.80 की, अगर हम देखें तो T20 में काफी लो स्कोरिंग ये रन रेट है, और उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ी सी स्टेबल होगी और मैच कुछ और इंटरेस्टिंग होगा दर्शकों के लिए। और इस बीच अगर कल के मैच पे भी हम नजर डालें तो जिस तरह से भारत ने 7 विकेट से श्रीलंका को हराया है और 2-0 की अजय बढ़त बनाई है, तो लगातार कंटिन्यूअस टीम का जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है। और आज भी जिस तरह से रुख है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आपने कल के मैच की बात की है तो बहुत समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि 156 से ऊपर का स्ट्राइक रेट भारत के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बल्लेबाजों का था। 250 का जो स्ट्राइक रेट था वो था रविंद्र जडेजा का, और श्रेयस, संजू और जडेजा ने एक तरह से भारत की सारी मुश्किलें हल कर दी और भविष्य की उम्मीदें जगाई। और बेशक अगर देखें, एक नकारात्मक पक्ष जरूर उभरा था कि जब आखिरी 5 ओवर में भारतीय गेंदबाज असहाय हो गए थे श्रीलंका की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरीके से भारत ने मिडिल ओवर्स में रन बनाए हैं, 107 रन अगर आप 9 ओवर में बनाते हैं तो ये मैंने तो बहुत लंबे समय बाद, मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम हमने 100 का आंकड़ा कब पार किया था इन 9 ओवरों में, क्योंकि मध्य ओवर ही भारत की कमजोरी भी साबित हुए हैं। स्लॉग ओवर्स भारत ने भी बहुत सुधारे हैं। अगर आप देखें तो 86 रन भी भारत बना चुका है, वेंकटेश अय्यर और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी। लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ इस मैच में जो आपका सवाल है कि क्या सबक लेना चाहिए, हर्षल पटेल को अभी कंटिन्यू किया गया जिन्होंने आखिरी 2 ओवर में 42 रन लुटाए थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके पास स्लोअर और कटर के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन आज उन्हें यह सब प्रूव करना होगा और तभी बात बनेगी। और लेकिन जो उनके 2 अन्य सहयोगी हैं तेज गेंदबाज, उन्होंने अपना काम बखूबी कर दिया है। और अपने श्रोताओं को बता दें कि 2020 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से मोहाली में और दूसरा 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हैगली ओवल क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड पर 211 रन की बढ़त बना ली है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 140 रन बना लिए थे। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 364 रन बनाए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 293 रन पर सिमट गई। क्या कुछ रहा इस मैच में, ये सुनते हैं खेल डेस्क की इस रिपोर्ट में। कॉलिन डी ग्रैंडहोम के 120 रन की शानदार टेस्ट पारी की वजह से न्यूजीलैंड ने अपना पक्ष बेहतर कर लिया है। न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 157 रन से दिन की शुरुआत की। डैरिल मिचेल ने आज अपने करियर का तीसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर डी ग्रैंडहोम ने आक्रामक रूप से खेलना जारी रखा। आखिरकार केशव महाराज ने मिशेल को 60 रन पर आउट कर दिया, जिससे दोनों के बीच 133 रनों की अच्छी साझेदारी समाप्त हो गई। इसके बाद डी ग्रैंडहोम ने भी 120 रन बनाकर अपना शतक पूरा किया और वो नाबाद रहे। नील वैगनर ने 21 रन की पारी खेली। हेनरी निकल्स ने 39 रन बनाए। इस तरह न्यूजीलैंड की टीम 293 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा ने 5 विकेट लिए, वहीं मार्को यानसन ने 4 और केशव महाराज ने 1 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में रासी वान दर दुसे ने 45, टेम्बा बवुमा ने 23
23 रन की पारी खेली। काइल वेरेन 22 और वियान मुल्डर क्रीज पर हैं। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी, नील वैगनर ने 2-2 और मैट हेनरी ने 1 विकेट लिया। देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। शिव प्रकाश मिश्र, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम इसके पूरे इसको देखें तो न्यूजीलैंड ने 293 रन की पारी खेली है। हालांकि पहली इनिंग में दक्षिण अफ्रीका ने 364 रन बनाए थे और अभी वो 5 विकेट पर 140 रन है। फिलहाल जो है 211 रन की लीड है साउथ अफ्रीका के पास। क्या लगता है इस मैच में? देखिए, जो टीम पिछले मुकाबले में 95 पर आउट हो गई हो, दूसरी पारी में 111 पर आउट हो गई हो, वो टीम 364 का आंकड़ा अगर तक पहुंच जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत उसके बल्लेबाजों का कमिटमेंट दिखाई दिया है। और खासकर सारी एरवी, जिनमें बहुत लोग नहीं जानते, उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। ठीक है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने भी एक अच्छा सेंचुरी बनाकर जवाब दिया है, लेकिन अब 211 रन की बढ़त है और बहुत कुछ दारोदार रहेगा साउदी और वैगनर की गेंदबाजी पर, जो अभी तक 2-2 विकेट चटका चुके हैं। और उसके बाद असली रोमांच आएगा जब लक्ष्य देगा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को, और फिर रबाडा और जैनसन, जो पहली पारी के स्टार साबित हुए थे, जिन्होंने 10 में से 9 विकेट चटकाए थे, वो निर्णायक रहेगा उनकी गेंदबाजी को देखना। बिल्कुल, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में आगे क्या रुख रहता है। बात करते हैं हॉकी की। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH प्रो लीग महिला हॉकी टूर्नामेंट में स्पेन ने भारत को 3 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया है। भारत की ओर से संगीता, सलीमा और नंदिता ने 1-1 गोल किए, लेकिन वो काम नहीं आए और 1 गोल से हम पिछड़ गए। हालांकि कल भारतीय महिला टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया था। तो मनोज, व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे? आज काफी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, लेकिन हम 1 गोल से पिछड़ गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो तालमेल की कमी दिखाई देती है, और अब पेनल्टी कॉर्नर हम उतने ज्यादा जुटा नहीं पाती भारतीय महिलाएं जितने कि पहले जुटाया करती थी। वो एक परेशानी का सबब है। अगर आप पिछला मुकाबला देखें तो स्पेन से हम जीते थे 2-1 से, और उसमें ज्योति और नेहा ने गोल किए थे, लेकिन जो ज्योति का गोल था वो सिर्फ एक गेंद को सरकाने भर का था। नवनीत कौर ने सारा कुछ काम उन्होंने किया, कई रक्षकों को छकाया और एक स्क्वायर पास दिया, जिस पर यह शानदार गोल हुआ। और एलीट टीमों के बीच भारतीय महिला टीम का जो डेब्यू हुआ है, शुरुआत हुई है, वो धमाकेदार हुई। लेकिन आज वापस जो स्पेन ने जिस तरह से 4-3 से ये मुकाबला जीता, और आखिरी मिनट में जो गिने ने गोल किया है, वो मुझे लगता है कि आखिरी क्षणों में भारत को जो दरारें हैं खासकर डिफेंस की, उससे बचना होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आखिरी क्षणों में हम अक्सर गोल खा जाते हैं। बिल्कुल, और इस समय एक अन्य मैच में भारत और स्पेन की जो पुरुष हॉकी टीम है वो आमने सामने हैं और ये खेल शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी दोनों टीमें, चूंकि जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी किसी ने गोल नहीं किया है। और कल भारत ने स्पेन को 5-4 से पराजित किया था। तो कल का दिन चाहे महिला हॉकी हो या पुरुष हॉकी हो, दोनों में भारत के नाम था। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से मेंस हॉकी टीम जो हमारी है वो स्पेन का मुकाबला करती है। देखिए, इस मैच में जो आपने जिक्र किया, भारत और स्पेन, जो भारत का स्पेन का मुकाबला था, जो 5-4 से भारतीय टीम जीतने में कामयाब रही, 1-4 से पिछड़ने के बाद हम 5-4 से जीते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो टोक्यो ओलंपिक का वो कांस्य पदक का मुकाबला याद आया, जब जर्मनी की टीम से हम 1-3 से तीसरे क्वार्टर में पिछड़ रहे थे, और उसके बाद हम 5-4 से वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। थोड़ा उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा हो रहा है भारतीय टीम में, क्योंकि पीछे हम फ्रांस से भी हारे, जापान से भी हारे, लेकिन जापान को हमने हराया भी, 6-0 से हराते हैं और सेमीफाइनल में हम मुकाबला गंवा देते हैं। तो ये उतार चढ़ाव से थोड़ा सा बचना होगा, स्थिरता लानी होगी। तो ये तो बात थी हॉकी की। बात करते हैं टेनिस की। स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने फाइनल मैच में इंग्लैंड के नूरी को 6-4, 6-4 से हराकर चौथी बार मैक्सिको ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस साल ये नडाल का दूसरा बड़ा खिताब है। इससे पहले उन्होंने साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। नडाल ने चौथी बार मैक्सिको ओपन का खिताब जीता है। 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नडाल पहली बार एकापुल्को में नूरी के खिलाफ खेल रहे थे। आइए सुनते हैं नडाल की इस जीत पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट।
अकापुल्को में स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने आज ब्रिटेन के कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। ये उनका 91वां करियर खिताब था। ये नडाल की लगातार 15वीं मैच जीत थी। 35 वर्षीय नडाल ने चोट के बाद से शानदार टेनिस खेला है, जिसने उन्हें 2021 के अंतिम 5 महीनों के लिए दरकिनार कर दिया था। नडाल ने अपनी इस ऐतिहासिक जीत के बाद कहा कि अकापुल्को हमेशा मेरे लिए एक बहुत ही खास जगह रही है। मैक्सिको के लोग मेरे लिए जो ऊर्जा लाते हैं वो बहुत ही अनोखी है। सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव पर जीत के बाद नडाल ने एटीपी टूर सीजन में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत को 15-0 तक बढ़ा दिया। जैसा कि उन्होंने 2020 में अकापुल्को में किया था, उन्होंने बिना एक सेट गंवाए खिताब जीता। नडाल ने अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार 13 सेट और अकापुल्को में सीधे 20 सेट जीते हैं। उनकी ये जीत एटीपी टूर फाइनल्स में भी लगातार 11वीं जीत थी। नडाल ने कहा, मैं मैच के दौरान कुछ कठिन क्षणों से गुजरा, जिन्हें मैं बचाने में सक्षम था, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसका फायदा उठाया। मैं बहुत खुश हूं। ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिताब था। नीलम अलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, नडाल का खुश होना और ये बोलना कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण खिताब था उनके लिए, क्योंकि साल 2005 में वो पहली बार मैक्सिको ओपन जीते थे। इसके बाद 13, 2020, 2022 में भी उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। क्या कहेंगे मनोज? देखिए, जितने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर थे ना, उनको उन्होंने पहले ही साइडलाइन कर दिया था। डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनको चुनौती देने आए थे, उनको बिल्कुल स्ट्रेट सेट में धो डाला। फाइनल में मुकाबला जो है वो पहले से ही तय हो गया था। करीब करीब विशेषज्ञों को लगने लगा था कि मुकाबला बिल्कुल वन साइडेड होगा, क्योंकि कैमरन नूरी जो है किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में थर्ड राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बस मेरी रुचि इस मैच में सिर्फ इतनी थी कि दोनों एक तो बाएं हाथ के प्लेयर हैं, और डबल हैंड बैक हैंड जो है, डबल जो दोनों हाथों से पकड़ के जो बैक हैंड लगाया जाता है, 2 हैंडेड बैक हैंड, वो दोनों का फेवरेट शॉट है। तो यहां कुछ करतब शायद नूरी दिखाते हुए दिखाई दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, और नडाल ने बिल्कुल अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में कर लिया। रूस यूक्रेन युद्ध का असर न सिर्फ विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है, बल्कि इसका असर अब खेलों में भी दिख रहा है। पोलैंड की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यूक्रेन में युद्ध के विरोध में मार्च में होने वाले 2022 विश्व कप क्वालिफिकेशन प्ले ऑफ मैच में रूस का सामना नहीं करेगी। इस बीच 2022 यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग का फाइनल फ्रांस में खेला जाएगा, जब टूर्नामेंट की संचालन संस्था ने मैच को रूस से अलग ले जाने का निर्णय लिया। रूस का फार्मूला 1 ग्रां प्री भी रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA ने रूस और बेलारूस में होने वाले विश्व कप 2023 क्वालिफायर को स्थगित कर दिया गया है। तो बहुत सारे मनोज जो टूर्नामेंट्स हैं वो इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ है इसकी भेंट चढ़ गए हैं, और बहुत सारे देशों ने इसको लेकर अपनी जो बहुत स्पोर्ट्स हैं उसमें जो है इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने तमाम खेल संघों से अपील भी की है कि रूस में होने वाली तमाम खेल स्पर्धाओं को वहां से हटा दें। और अभी हम एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन ने जो व्लादिमीर पुतिन है उनको प्रेसिडेंट के तौर पर, जो मानद अध्यक्ष के तौर पर रखा था जूडो फेडरेशन में, उनको हटा दिया है। जी हाँ, तो बहुत सारी खेल गतिविधियां प्रभावित हुई, पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही दोनों देशों के बीच शांति बहाली होगी। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में इस समय मोहन बागान का सामना बेंगलुरु FC से चल रहा है। 26 अंकों के साथ बेंगलुरु 6ठे स्थान पर है, वहीं ATK मोहन बागान 30 स्थान पर है और उसके 31 अंक हैं। मनोज, आप इस टूर्नामेंट में बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ लगता है आज के मैच में क्या होने वाला है? देखिए, ATK मोहन बागान बहुत आला दर्जे की टीम है, लेकिन जो पिछले 2 उसके मुकाबले ड्रॉ रहे हैं ना, केरल ब्लास्टर्स और ओडिशा से, उसने उसको बहुत ही संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर दी हैं। वहीं बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ी राहत है कि उसने ओडिशा को तो हराया, लेकिन ओडिशा को ATK मोहन बागान नहीं हरा पाया है। तो न सिर्फ अपने दोनों मुकाबले उसने जीते हैं, बल्कि ये कहिए कि अन्य मैचों के परिणामों पर उसको निर्भर भी रहना होगा, और अगले 2 मुकाबले जीतने भी होंगे, तब बेंगलुरु की बात बनेगी। लेकिन ATK मोहन बागान ने, मैं कहूंगा, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है।
जी हां, और इससे पहले केरला ब्लास्टर्स ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई एफसी को 3-0 से हराया और 30 अंकों के साथ तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई सिटी ने गोवा को 2-0 से हराया। मुंबई सिटी 31 अंकों के साथ 9 मैच जीतकर चौथे स्थान पर है। श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।